Hello everyone, welcome to Visionary Classes. Here we are with the lecture number 7 on the CSI Earth Science. That is, today's topic is on the Kepler's law of planetary motion. आज का टॉपिक बहुत ही छोटा है, लेकिन also the questions are coming from this topic, so we should read this topic. Okay, so let's start. केप्लर्स लॉ की अगर हम बात करें, सबसे पहले केप्लर्स लॉ की अगर हम बात करें तो केप्लर्स लॉ होता क्या है। ठीक है, तो केप्लर्स के तीन लॉ होते हैं। ठीक है, केप्लर्स का जो पहला लॉ होता है, दिस इज द फर्स्ट लॉ। ठीक है, तो केप्लर्स का फर्स्ट लॉ क्या बोलता है भाई? द फर्स्ट लॉ टेल्स दैट ऑर्बिट ऑफ अ प्लैनेट इन एन एलिप्स विथ सन एट वन ऑफ द टू फोकाई। ठीक है, इसका अर्थ समझो, क्या बोलता है? ऑर्बिट, ठीक है, ऑफ ए प्लैनेट इज एन एलिप्स विद द सन। ठीक है, तो पहले भी हमने ये पढ़ रखा है, किसमें? हमने मिलांकोविच साइकिल की बात की। ठीक है, मिलांकोविच साइकिल की बात की थी। ठीक है, वहां पे क्या पढ़ा था हमने? वहां पे अर्थ का ऑर्बिट जो था, कभी स्पीयर बन जाता था, तो कभी एलिप्स बन जाता था, कभी फ्लैटन हो जाता था, तो कभी स्पेरिकल बन जाता था। तो ये चीज आपने नोटिस जरूर किया है। ठीक है, तो उसी तरीके से यहाँ पे अगर वो बात कर रहा है, तो जनरली क्या होता है कि ऑर्बिट ऑफ प्लैनेट जो होता है वो किस फॉर्म में होता है? एलिप्स के फॉर्म में होता है। ठीक है, विथ सन एट वन ऑफ इट्स फोकाई। जैसे कि हम अगर बात करें, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये एलिप्स है, एलिप्स का एक फोकस तो ये है। ठीक है, और दूसरा फोकस जो होगा वो ये होगा। तो ये दोनों जो फोकस वाले लाइन है, ये यहाँ से जो पास कर रहा है, दिस वन इज द फोकस और दिस वन इज द फोकस। ठीक है, तो एलिप्स का किसी एक फोकस में सन का होना जरूरी है, और ऑर्बिट जो है वो क्या, एलिप्टिकल फॉर्म में होगा, एलिप्टिकल फॉर्म में। ठीक है, एलिप्टिकल फॉर्म में होना चाहिए। ठीक है, फिर आता है आपका कि इसमें दो टर्म है, दैट इज द पेरीहेलियन एंड द सेकेंड वन इज द एपीहेलियन। ठीक है, तो पेरीहेलियन और एपीहेलियन में क्या डिफरेंस है ये भी देख लो। बोलता है द एपीहेलियन इज द पॉइंट इन द ऑर्बिट ऑफ एन प्लैनेट वेयर इट इज farthest। ठीक है, farthest from the sun। the point in the orbit where the planet is nearest to the sun is the perihelion। ठीक है, तो अच्छे से याद कर लें, पेरीहेलियन नियरेस्ट, ठीक है, और एपीहेलियन फारदेस्ट। तो फारदेस्ट जाएगा तो उसका ऑब्वियसली उसका क्या होगा? उसका स्पीड कम जाएगा, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स तो कम लगेगा, तो सेंट्रीपिटल फोर्स भी कम लगेगा, जो उसका मूवमेंट कम कराएगी। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है, पेरीहेलियन में क्या होगा? स्पीड ज़्यादा होगा, और एपीहेलियन में क्या होगा? स्पीड तुम्हारा कम होगा। ठीक है, तो इतना चीजें तो क्लियर रखो भाई, दिस वाज वेरी सिंपल। ओके, इन द सेकंड लॉ, if we move into the second law, Kepler's second law, okay, तो Kepler's second law is very important. It states that a planet moves in an ellipse। ठीक है, ellipse में तो मूव कर ही रहा है, पहले से पढ़ चुके हैं। ठीक है, so that the line between it and the sun placed at a focus sweeps equal area in equal times। ठीक है, तो अगर बात करो कि यहाँ पे सन है, ठीक है, और यहाँ से ये एरिया ऐसे निकला हुआ है। ठीक है, और यहाँ से भी ये इस तरीके से कहाँ गया, ये यहाँ पे भी एरिया जो है ये ऐसे बना हुआ है। ठीक है, और क्योंकि ये किस पोजीशन में है? एपीहेलियन पोजीशन में है। ठीक है, और ये वाला जो पोजीशन है ये आपका पेरीहेलियन पोजीशन पे है।
नियरेस्ट वाला, जैसे कि बताया था नियरेस्ट वाला पेरीहेलियन है, तो यहाँ पे थोड़ा फास्ट मूव करेगा, ठीक है, फास्ट मूव करेगा तो डिस्टेंस ज़्यादा कवर करेगा, ज़्यादा बनाएगा। बट यहाँ पे क्या होगा कि स्लो मूव करेगा तो सेक्टर कम बनेगा लेकिन एरिया सेम बनेगा, ठीक है। तो अगर आप बात करो, ये जितना एरिया होगा, ठीक है, ये भी उतना ही एरिया बनाएगा, क्योंकि मोशन स्लो है यहाँ पे, तो क्या हो रहा है, मोशन स्लो है तो उसमें टाइम भी ज़्यादा लगेगा, ठीक है। अगर मोशन फास्ट है लेकिन एरिया ज़्यादा कवर कर रहा है तो भी उतना ही टाइम लगेगा, ठीक है। तो भाई डिस्टेंस देख लो, ठीक है, यहाँ पर डिस्टेंस देख लो और यहाँ पे भी आप डिस्टेंस देख लो, ठीक है। तो यहाँ पे हो क्या रहा है, अब देखो, अगर बात करें कि हमारा ये डिस्टेंस 2 है, ठीक है, डिस्टेंस का कोई भी यूनिट ले लो, 2 यूनिट का डिस्टेंस है और टाइम हमारा 4 का है, ठीक है। तो ये कितना स्पीड दे रहा है हमारा, हाफ, ठीक है। लेकिन यहाँ पर डिस्टेंस आप ले लो 6, ठीक है, और टाइम वही ले लो 4, तो इसी उसी टाइम में स्पीड में ज़्यादा कवर कर रहा है, तो 4 ले लो, तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा हमारा 3/2, ठीक है, ज़्यादा होगा। तो यही समझा रहे हैं कि यहाँ पे स्पीड ज़्यादा है, यहाँ पे स्पीड कम है, तो इस तरीके का वो बन रहा है, ठीक है, सीक्वेंस बन रहा है। वेरी गुड, ये समझ में आ गया है। तो बस ये स्टेटमेंट याद कर लो। दिस वन इज वेरी सिंपल, इट इज कमिंग रेगुलरली इन द एग्जाम, ये बार बार आ चुका है एग्जाम में, तो इसको तो आपको अच्छे से पढ़ना जरूरी है, ठीक है। ये बार बार आता है एग्जाम में। तो केप्लर्स थर्ड लॉ की अगर हम बात करें, केप्लर्स थर्ड लॉ, तो केप्लर्स थर्ड लॉ क्या बोलता है, द स्क्वायर of the orbital periods of a planets are directly proportional to the cube of the semi major axis of their orbits, ठीक है। सेमी मेजर एक्सिस का ऑर्बिट का ये जो होता है, क्या होता है हमारा, क्यूब होता है। कौन, स्क्वायर ऑफ द पीरियड्स ऑफ द प्लैनेट्स आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ठीक है। तो अगर हम बात करें केप्लर्स थर्ड लॉ को डिराइवेशन करने की, तो आप देखो डेरिवेशन कैसे होता है, थोड़ा इसी से समझ में आ जाएगा। एम बी स्क्वायर बाई टू की अगर हम बात करें, एम बी स्क्वायर बाई टू क्या होता है, सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है। जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर क्या होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स, प्लस अगर अगर हम इसको इक्वेट कर दे, इन दोनों को इक्वेट करोगे तो यहाँ पे आर आर का कटिंग हो जाएगा, एम एम का कटिंग हो जाएगा, और फाइनली कुछ बन के आएगा, जो कि बन के आएगा जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। तो जी एम अपॉन आर स्क्वायर जो बन के आएगा, उस प्लस हमारा यहाँ पे क्या हो रहा है, v इक्वल टू 2π/r_t, ठीक है। यहाँ पे 2π/r_t भी निकाल रहा है, v लगा रहा है, ठीक है। तो इस वैल्यूज को अगर आप यहाँ पे सब्स्टिट्यूट, इस वैल्यू को आप यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करोगे, अब ये पूछोगे कि v इक्वल टू 2π/r_t कहाँ से आया है, ठीक है। भाई सेंट्रीपिटल में कि जहाँ पे क्या होता है, v इक्वल टू आर ओमेगा का फॉर्मूला पढ़ा है, ये पढ़ा होगा। यहाँ पे v क्या है, लीनियर वेलोसिटी, r है रेडियस ऑफ रोटेशन, रेडियस ऑफ रिवोल्यूशन, एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है। तो एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है और v है लीनियर वेलोसिटी और r है ये, और ओमेगा की वैल्यू जो होती है वो 2π/t होती है, ठीक है। तो r से मल्टीप्लाई कर दो तो v आ जाएगा, ठीक है। तो उसी फॉर्मूला को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दिया उसने। तो सब्स्टिट्यूट करने के बाद आप देख सकते हो यहाँ का जो फॉर्मूला बन के आएगा, दैट विल बी टी स्क्वायर अपॉन आर क्यूब इक्वल टू 4π² अपॉन जी इंटू एम, ठीक है। यहाँ पे m तो मास ऑफ अर्थ है, g है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, और पाई तो 3.14 होता है, 4 तो ऑलरेडी कांस्टेंट, तो ये सारा का सारा कांस्टेंट हो जाएगा। तो कांस्टेंट होने की वजह से क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर इक्वल टू क्या, कांस्टेंट इनटू आर क्यूब, तो टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। तो यहीं से आपको समझ में आ जाना चाहिए, दिस इज दी डेरिवेशन, ठीक है। ये डेराइव करके दिखा दिया आपको, ठीक है। तो ये बहुत ईजी है, तो इसको भी आप याद कर लें, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा केप्लर्स लॉ खत्म होता है। And if you have some doubt, you can comment in the box. And please watch these two playlists because exam is coming near, and you have to watch these two playlists so that you can learn more and more things. And if you have some doubt, please contact. Okay, without contact you can't help us. So do contact us and watch these two playlists.
हैव ए नाइस डे।